छात्रों, आज हम आपके समक्ष आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निबंध कुटज के सारांश की आज हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो प्रतिपाद्य है वो कुटज नामक निबंध के सारांश को प्रस्तुत करना है। हिंदी निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है और आपको ललित निबंधकारों में भी विशेष रूप से नाम लिया जाता है। आपका कुटज नामक निबंध एक ललित निबंध की श्रेणी में आता है। लेखक ने कुटज वृक्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं और उसके विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला। लेखक कुटज को अपराजेय जीवन शक्ति और स्वाभिमानी अवधूत के रूप में मानता है। इस निबंध का सारांश हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि कुटज का उत्पत्ति स्थान। कुटज हिमालय पर्वत के नीचे शिवालिक पर्वत श्रृंखला दूर तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला एकदम नीरस रूखी सूखी और पेड़ पौधों से रहित है। बस कहीं कहीं कुछ झाड़ झंकाड़ खड़े दिखाई देते हैं। इन्हीं झाड़ झंकाड़ों के बीच में कुटज का ये शानदार छिगने से वृक्ष भी दिखाई देता है जो पूरी तरीके से हरे भरे और फलों से लदे हुए हैं। इनकी जड़ें पत्थर को भेदती हुई गहराई तक जाकर जल को सींचती हैं। तो इस प्रकार से कुटज की जो उत्पत्ति स्थान दिखाया है वह हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों पर लेखक ने बताया है। अब हम नाम की महत्वता के विषय में बात करेंगे। निबंधकार की दृष्टि जब वहाँ पहुँचती है तो वह देखता है कि वहाँ और भी कुछ पौधे दिखाई देते हैं, परंतु उनके नाम को नहीं जानता है और वह छटपटाता है क्योंकि नाम के बिना पहचान अधूरी रहती है। रूप हमारे सामने है पर नाम गुम हो गया, इसलिए इसे पहचानने में कठिनाई होती है। तो इसलिए मन में प्रश्न उठता है कि नाम बड़ा या रूप। लेखक सोचता है कि क्यों ना मैं इसे कोई नाम दे दूं, पर मन नहीं मानता। मन तो नाम के लिए छटपटा रहा है जो समाज ने इसे दिया है। नाम को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, इसलिए वह व्यक्ति या वस्तु की पहचान बन जाता है। तो इसी प्रकार से लेखक का मन इस वृक्ष के उस नाम के लिए व्याकुल है जो समाज द्वारा इसे दिया गया है। बार बार छटपटाहट लेखक के मन में देखी जा सकती है। साहित्य में कुटज का वर्णन। निबंधकार ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि साहित्य में भी कुटज का वर्णन किया गया है। कालिदास ने अपने मेघदूत में भी इसका वर्णन किया है। मनोहर कुसुम स्तबकों से घबराया हुआ, प्रसन्नता से झूमता हुआ कुटज। बिरही इक्ष ने
मेघ की अभ्यर्थना करते हुए कुटज के फूल ही उसे अर्पित किए। वैसे साहित्य में भी कई स्थान पर वर्णन इसका आया है। हिंदी के कवि रहीमदास जी ने भी कुटज का उल्लेख अपने एक दोहे में किया है। तो इस प्रकार निबंधकार ये कहता है कि कुटज का उल्लेख जो है वर्णन साहित्य में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, परंतु इतने अधिक मात्रा में इसका उल्लेख नहीं मिलता है जो कि इसे और महत्व मिल सकता था। कुटज शब्द चिंतन, निबंधकार ने कुटज शब्द पर भी चिंतन किया है कि ये शब्द कैसे बना है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। निबंधकार शब्द चिंतन पर भी बल देता है। कुटज से बड़े अनेक शब्दों पर विचार किया गया है। ये गिरिकूट यानी पर्वत की चोटी पर उत्पन्न होता है, इसलिए इसे कूटज या कुटज कहा गया है। कुट के दो अर्थ हैं, घड़ा और घर। घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त मुनि को कुटज कहा जाता है। संस्कृत में कुठारिका और कुटकारिका शब्द दासी के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसा लगता है संभवतः अगस्त मुनि भी ऐसी ही किसी कुठारिका दासी के पुत्र रहे होंगे और इसीलिए उनके लिए भी इस प्रकार कुटज शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब सत्यता क्या है ये नहीं कहा जा सकता है, परंतु यह एक निबंधकार की अपनी एक मान्यता रही है, क्योंकि कुटज का अर्थ घड़े से उत्पन्न होने वाला भी होता है। निबंधकार कहता है कि कुट का अर्थ घर भी है। कुटिया और कुटीर शब्दों में ये अभी तक सुरक्षित भी है। द्विवेदी जी का ये भी मत है कि संभवतः कुटज आग्नेय भाषा परिवार का शब्द प्रतीत होता है, क्योंकि संस्कृत के फूलों से संबंधित तमाम शब्द इसी परिवार के होते हैं। तो इस प्रकार कुटज शब्द का चिंतन निबंधकार करता है और सही शब्द निबंधकार कूटज बताता है कि कूटज शब्द जो है सही शब्द है, लेकिन उसी कूटज शब्द को विकृत करते हुए इसको कुटज भी कहा गया है, क्योंकि कूट का अर्थ पर्वत होता है और ज का मतलब उत्पन्न होता है, अर्थात जो पर्वत पर उत्पन्न होता हो उसे कूटज कहा जाता है। और यह जो कूटज है वह पर्वत पर ही उत्पन्न होता है। स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक वातावरण में ये जन्म लेता है, इसलिए इसको यदि कूटज कहा जाए तब भी इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पर्वत पर ये उत्पन्न होता है और इसके शब्द के आधार पर इसके अर्थ को भी हम देख सकते हैं, आंक सकते हैं। दूसरा बिंदु है अपराजेय जिजीविषा का प्रतीक। कुटज हमें अपराजेय जीवन शक्ति का संदेश देता है। भीषण गर्मी में भी वह हरा भरा और फूलों से लदा रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। वहीं संघर्षशील और साहसी भी दिखाई देता है। कुटज का ये संदेश है कि झंझा तूफान को रगड़कर, पाषाण को भेद कर वह अपने लिए भोजन पाने की व्यवस्था भी कर लेता है। कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए प्रायः अपना जीवन को बचाए रखता है और विकसित होता रहता है। कुटज की ये जीवन शक्ति और जिजीविषा हम सभी के लिए ये संदेश देती है कि जिस प्रकार से कुटज संघर्षों का सामना करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखता है,
उसी प्रकार से व्यक्ति को भी संघर्षरत होकर और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कूटज की जीवन शक्ति निश्चय ही हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत या प्रेरक का कार्य करती है। अगला इसमें एक बिंदु और भी है, स्वाभिमानी एवं अपराजित अद्भुत। कूटज की जो जीवन शक्ति है वह हमें प्रेरित करती है, साथ ही हमें जीने की कला भी सिखाती है। जियो तो इस तरह जियो कि प्राण ढाल दो जिंदगी में, यही कूटज का उपदेश है। स्वाभिमानी के साथ, उल्लास के साथ, गरिमा के साथ जिंदगी जियो, यही उसका संदेश है। कूटज स्वार्थी नहीं है, परमार्थी है। उसने अपने मन को बस में कर लिया, इसलिए लोभ लालच से वह पूरी तरीके से परे है। मनुष्य को भी उसी की भांति इन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोभ लालच हमें स्वार्थी बनाता है और हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। तो इस प्रकार से निबंधकार ने इस कूटज नामक निबंध में कूटज वृक्ष के माध्यम से लोगों को ये शिक्षा और प्रेरणा देने की बात कही है कि जिस प्रकार से कूटज का जीवन अत्यंत संघर्षमय होता है और वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वाभिमानी रहता है और अपने अस्तित्व को बचाए रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी विषम परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहिए, संघर्षरत रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। दूसरे, जिस प्रकार से कूटज किसी से कुछ मांगने नहीं जाता है, तो इसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना चाहिए और खुद ही आत्मनिर्भर बनना भी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा निबंध है, संदेशपरक है, प्रेरक है, उपदेशपरक है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको ज़रूर ही समझा होगा। धन्यवाद।